आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम आज के टॉपिक में क्या कवर करने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे प्रमोशन का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन। फिर हम पढ़ेंगे प्रमोशन मिक्स क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन ऑफ प्रमोशन मिक्स। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है कि प्रमोशन होता क्या है। तो हम इसके लिए एक डेफिनेशन समझते हैं। फिलिप कॉटलर कहते हैं, प्रमोशन इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ द कंपनी अंडरटेक्स टू कम्युनिकेट एंड प्रमोट इट्स प्रोडक्ट टू द टारगेट मार्केट। यानी कि इसका मतलब है कि प्रमोशन के अंदर उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एवं टारगेट मार्केट तक इसकी सूचना पहुंचाने के लिए प्रयोग करती है। बेसिकली प्रमोशन है क्या? प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स के 4 वेरिएबल्स में से एक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्केटिंग मिक्स में 4 वेरिएबल्स होते हैं, प्रमोशन उसमें से एक है, जिसमें बेसिकली जो उत्पादक है और वो अपने ग्राहकों के साथ संदेश वहन करता है। यानी कि जब कोई प्रोड्यूसर उत्पादन कर चुका होता है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर चुका होता है, उसके बाद उसका जो मेन स्टेप आता है वो ये है कि अपने प्रोडक्ट की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई रणनीति बनाना, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी प्लान करना। ये स्ट्रैटेजी ही प्रमोशन कहलाती है। यानी कि मार्केटर प्रमोशन के ज़रिए अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दे सकता है, उन्हें प्रेरित कर सकता है, उन्हें मोटिवेट कर सकता है कि वो उसका प्रोडक्ट खरीदें। तो कहने का मतलब ये है कि अपने प्रोडक्ट की सूचना ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए जो भी टूल्स और टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम प्रमोशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रमोशन के उद्देश्य क्या हैं, मतलब कि प्रमोशन क्यों किया जाता है। सबसे पहला, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि प्रमोशन में कम्युनिकेशन होता है जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में होता है। यानी कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में ग्राहकों को कम्युनिकेट करता है, यानी कि उनको बताता है। नेक्स्ट है टू कन्विंस, यानी कि ग्राहकों को मनाना, उनको समझाना कि वो उसी प्रोडक्ट को क्यों खरीदें। नेक्स्ट है मोटिवेट करना, यानी कि उनको प्रेरित करना, उनको इस तरीके से समझाना कि ग्राहक उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस हो जाए। नेक्स्ट है टू हाईलाइट द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है, कन्विंसिंग प्रोसेस है, मोटिवेशन प्रोसेस है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में, इन सब में जो प्रोडक्ट है उसकी यूटिलिटी को हाईलाइट करना, यानी कि उसकी उपयोगिता को ग्राहकों को बताना कि उसके क्या क्या यूज़ होंगे, उसका कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट, यानी कि जो मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके दिखाता है, किसकी तुलना में? अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में। यानी कि वो ये दिखाता है कि उसका प्रोडक्ट अब उसके कॉम्पिटिटर की तुलना में अच्छा कैसे है। नेक्स्ट टू स्टेबलाइज द सेल्स, प्रमोशन के ज़रिए मार्केटर अपनी सेल्स को स्थिर रख सकता है। यानी कि अगर ना भी बढ़े तो कम से कम उनको गिरने तो नहीं देगा, क्योंकि प्रमोशन का जो उद्देश्य है वो यही है कि ग्राहकों तक अपने प्रोडक्ट की जानकारी इसलिए देना ताकि सेल्स बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट है टू बिल्ड इमेज। टू बिल्ड इमेज का मतलब है ब्रांड इमेज क्रिएट करना, कंपनी की मार्केट में एक अच्छी इमेज क्रिएट करना। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन। नेक्स्ट आता है कि प्रमोशन मिक्स क्या होता है। प्रमोशन मिक्स बेसिकली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टूल्स है, यानी कि अलग अलग तरह के जो कंपोनेंट्स हैं उनका एक जो मिक्सचर होता है उसे प्रमोशन मिक्स कहते हैं। तो कॉटलर के शब्दों में अगर हम देखें तो अ कंपनीज टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स और प्रमोशन मिक्स कंसिस्ट्स ऑफ स्पेसिफिक ब्लेंड ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन tools that the company uses to pursue its advertising and marketing objectives। यानी कि इसको अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो एक कंपनी अपने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ करती है उसको प्रमोशन मिक्स कहते हैं। अब वो कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे,
कब कब कंपनी को यूज़ करने चाहिए, क्या क्या उसके एडवांटेजेस होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे, कौन सी टेक्निक्स होंगी, ये सारी हम प्रमोशन मिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो हमारा अगला मेन टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ प्रमोशन, कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशन या मेथड्स ऑफ प्रमोशन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग, नेक्स्ट पर्सनल सेलिंग, देन सेल्स प्रमोशन, देन पब्लिसिटी एंड आफ्टर दैट पब्लिक रिलेशन। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इसका मतलब ये है कि एडवर्टाइजिंग के ज़रिए ग्राहकों तक मैसेज पहुंचाया जाता है और इसकी खास बात है कि इट इज़ अ पेड फॉर्म, यानी कि एडवर्टीज़मेंट के लिए पैसे दिए जाते हैं। इट इज़ नॉन पर्सनल, यानी कि ये व्यक्तिगत नहीं है। जो भी मैसेज डिज़ाइन किया जाएगा वो सभी के लिए एक जैसा होगा, उसमें व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में नहीं रखा जाता। और जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है वो है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, यानी कि कौन एडवर्टाइजिंग करवा रहा है, कौन विज्ञापन दे रहा है, उसका पता होता है। यानी कि जो कंपनी, जो मैन्युफैक्चरर है वही आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, पर पता होता है कि ऐड किसने दी है। तो हम पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजिंग के मीडिया कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रेस मीडिया, यानी कि प्रेस के ज़रिए विज्ञापन दिया जा सकता है। न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में लोग ऐड देते हैं। नेक्स्ट है आउटडोर मीडिया, यानी कि जब कंपनी और संस्था के बाहर एडवर्टीज़मेंट की जाती है तो उसे आउटडोर मीडिया कहते हैं। जैसे कि होर्डिंग्स के ज़रिए, शॉपिंग सेंटर्स पर जो है वो बोर्ड्स लगे होते हैं, बिल बोर्ड्स लगे होते हैं। पॉइंट ऑफ सेल यानी कि जहाँ पर बिलिंग होती है, पेमेंट होनी होती है सामान खरीदने की, वहाँ पर वो बाकी चीज़ों की भी जो है वो एडवर्टीज़मेंट लगा देते हैं। डिजिटल आउटडोर, यानी कि डिजिटल डिस्प्ले होती है जहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एडवर्टीज़मेंट डिस्प्ले होती रहती है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट मीडिया, जहाँ पर प्रोग्राम्स आते हैं, फिल्में आती हैं, टीवी जो है वो सीरियल्स आते हैं, वहाँ पर भी ऐड दी जाती है, जैसे टीवी में, रेडियो में, फिल्म के बीच में, वेबसाइट्स पर। ये सारे एंटरटेनमेंट मीडिया में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल मीडिया कि जब जो कस्टमर है उसको डायरेक्टली अप्रोच किया जाता है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट के लिए। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमारे पास जो मेल आती हैं, ईमेल आती हैं, उसमें बहुत सारी जो मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं वो अपनी मेल भेजती हैं। हमारे मोबाइल पर जो है वो एसएमएसेस आते हैं, जो भी उनकी एडवर्टीज़मेंट होती है या उनकी जो प्रमोशनल टेक्निक्स होती हैं उसकी। तो ये थे डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया। अब हम इनको एग्जाम्पल से समझेंगे। हम वन बाय वन इन सभी के एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले आता है प्रेस एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर एक मैगज़ीन की पिक्चर है। मैगज़ीन के अंदर जो है वो फर्नीचर की ऐड दी हुई है। ऐसे ही हमें पता है कि न्यूज़पेपर में भी स्पेस होता है एडवर्टीज़मेंट का, मैगज़ीन्स में स्पेस होता है, वहाँ पर कंपनीज अपनी एडवर्टीज़मेंट दे सकती हैं। नेक्स्ट है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, यानी कि यहाँ पर नेस्ले की एक ऐड देख सकते हैं हम, जहाँ पर आप देखेंगे कि नेस्ले ने एक जो है वो बोर्ड के ऊपर बाहर अपनी प्रेजेंटेशन दी हुई है, होर्डिंग लगाई हुई है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर टाइड जो वॉशिंग पाउडर है उसकी ऐड दिखाई जा रही है। ये टीवी में ऐड आती है, हम सभी देखते हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, जहाँ पर हमें यानी कि कस्टमर को पर्सनल मैसेज भेजे जाते हैं या मेल भेजी जाती हैं कि आपको ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, आपके लिए ये ऑफ़र है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो ये थे बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया और उसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट आता है कि एडवर्टाइजिंग ऑप्शन को चूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। एडवर्टाइजिंग का एडवांटेज ये है कि इसकी ये वाइड कवरेज है इसकी, यानी कि बहुत सारे ऑडियंस को एक बार में अप्रोच किया जा सकता है। कंट्रोल ऑफ मैसेज, यानी कि जो भी मैसेज देना है ग्राहकों तक उस पर कंट्रोल रहता है मैन्युफैक्चरर का। वो जो भी एडवर्टीज़मेंट डिज़ाइन करवाएगा वही मैसेज लोगों तक जाएगा। रेपिटेशन मीन्स दैट द मैसेज कैन बी कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि आपने एक बार ऐड बना ली, उसके बाद आप उसे जितनी मर्जी बार रिपीट करिए, जितना ज़्यादा वो ऐड रिपीट होगी उतना ज़्यादा उसका प्रभाव टारगेट ऑडियंस पर रहेगा। नेक्स्ट है
कैन बी यूज टू बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी, यानी कि जो अच्छी एडवर्टीजमेंट होती हैं उनको ब्रांड लॉयल्टी के रूप में जाना जाता है, यानी कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल रहते हैं, उनको लगता है कि ये ऐड बार बार आ रही है या इस कंपनी की जो एडवर्टीजमेंट है वो अच्छी है, तो उनके माइंड में उस ब्रांड को लेकर एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है। इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि ऐड डिज़ाइनिंग से लेकर और उसका जो भी टाइमिंग्स है और कौन सा मीडिया ऑप्ट किया है इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना खर्चा आ रहा है उसके ऊपर। इम्पर्सनल है, यानी कि 1-to-1 रिलेशन नहीं है, किसी भी कस्टमर की व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रखा जाता, जनरलाइज्ड मैसेज होता है। इट इज़ वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी मैसेज देना है मैन्युफैक्चरर तो दे देता है, पर कस्टमर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स उसको नहीं मिल पाता, वो जान नहीं पाता कि कस्टमर उस ऐड को देखकर वो प्रोडक्ट खरीद रहा है या नहीं, ये वो पता नहीं लगा पाता। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो ऐड एक बार बन जाती है उसमें चेंजेस करना इतना आसान नहीं रहता। एंड द लास्ट वन इज़ लिमिटेड एबिलिटी टू क्लोज अ सेल। इसका मतलब ये है कि एडवर्टीज़मेंट के बाद ये श्योरिटी नहीं होती कि उस ऐड को देखने के बाद लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, यानी कि वो जो एडवर्टीज़मेंट दिखाई जा रही है या बताई जा रही है उसके बाद सेल इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी, ये डेफिनेट तौर पर नहीं कहा जा सकता। तो इसी के साथ जो फर्स्ट कंपोनेंट है एडवर्टाइजिंग वो यहाँ पर ओवर होता है, और नेक्स्ट कंपोनेंट है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि व्यक्तिगत बिक्री, यानी कि जहाँ पर जो सेल्स पर्सन है वो व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों को प्रोडक्ट बेचता है या उसके बारे में बताता है, उसको पर्सनल सेलिंग कहते हैं। पर्सनल सेलिंग के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, जैसे कि कार सेलिंग। जितने भी महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ सब जगहों पर पर्सनल सेलिंग होती है, क्योंकि ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है, उसकी क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो एक पर्सनल अटेंडेंट चाहिए होता है जो उसकी सारी क्वेरीज को स्पेसिफाई कर सके। तो कार सेलिंग्स हो गए, या फिर आप ज्वेलरी की बात कर लीजिए, जितने भी इस तरीके की आइटम्स हैं वहाँ सब पर पर्सनल सेलिंग काम करती है। दूसरा एग्जाम्पल, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महंगी चीज़ों पर ही पर्सनल सेलिंग होती है। यहाँ पर एक मेंसवेयर है, यानी कि जो आदमियों के पहनने वाले कपड़े हैं उसका सेक्शन है और वो पर्सन उसको अटेंड कर रहा है, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महंगी चीज़ों पर बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर ऐसा लगता है कि पर्सनल जो है वर्ड केयर की ज़रूरत है वहाँ पर पर्सनल सेलिंग काम करती है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। सबसे पहले अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो आता है हाई कस्टमर रिटेंशन, यानी कि जैसे कि अभी हमने बात किया कि वहाँ पर एक पर्सनल यानी कि एक सेल्स पर्सन अवेलेबल है जो कस्टमर को डील करेगा, तो कस्टमर को फुल अटेंशन दी जाती है। मैसेज इज़ कस्टमाइज्ड, यानी कि ग्राहकों की ज़रूरतों को समझते हुए, उसके थॉट प्रोसेस को समझते हुए जो भी मैसेज उसको देना है, यानी कि जिस तरीके से भी बात समझानी है उसको अपने अकॉर्डिंग जो सेल्स पर्सन है वो डिज़ाइन कर सकता है। इंटरैक्टिविटी, यानी कि इंटरेक्शन रहता है सेल्स पर्सन और बायर के बीच में, अगर उसके कोई भी डाउट हैं बायर के कस्टमर के तो वो साथ के साथ क्लियर कर सकता है। परसुएसिव इम्पैक्ट, यानी कि प्रभावशाली होता है ये, इससे चांसेस होते हैं कि जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए फेवरेबल ओपिनियन दे। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। अगर सेल्स पर्सन के बिहेवियर से कस्टमर सेटिस्फाई होता है, खुश होता है, तो चांसेस होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखता है। अडेप्टेबल है, यानी कि चेंजेस हो सकते हैं इसमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। और लास्ट है अपॉर्चुनिटी टू क्लोज द सेल, यानी कि यहाँ पर चांसेस होते हैं कि अगर सेल्स पर्सन की कम्युनिकेशंस और इंटरेक्टिव स्किल्स अच्छी हुई तो वो डेफिनेटली उस सेल को कर पाएगा, यानी कि कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर पाएगा कि वो उसका प्रोडक्ट खरीदे। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली, कि अगर नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ज़्यादा हैं तो वहाँ तक पहुँचने मतलब उन सब तक पहुँचने के लिए ज़्यादा सेल्स पर्सन अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो उसके ऊपर ज़्यादा लागत आएगी। और क्योंकि ज़्यादा सेल्स पर्सन अपॉइंट करने पड़ेंगे इसीलिए हम इसको लेबर इंटेंसिव कह रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। और क्योंकि एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, तो ये मुश्किल है कि अगर बहुत ज़्यादा संख्या में कस्टमर है तो उनके पास तक पहुंचना भी
जो है वो मुश्किल हो जाएगा, यानी कि सीमित संख्या में ही ग्राहकों तक पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या है? सेल्स प्रमोशन में बेसिकली जो एक्टिविटीज़ आमतौर पर डेली रूटीन में नहीं की जाती हैं, उनसे हटकर जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं सेल्स को प्रमोट करने के लिए, यानी कि सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, उन सभी को सेल्स प्रमोशन में शामिल किया जाता है। अब बात आती है कि फिर वो कौन सी तरीके हैं, वो कौन सी टेक्निक हैं जो सेल्स प्रमोशन में यूज़ होती हैं। अब हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले है सेल्स कॉन्टेस्ट। सेल्स कॉन्टेस्ट कैसे कि कंपनी सेल्स कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं ग्राहकों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, और उसके साथ कुछ ना कुछ स्कीम रखती हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर जो एरियल वॉशिंग पाउडर हैं, उन्होंने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया और कस्टमर को मोटिवेट किया कि एरियल खरीदो। उसमें कुछ कूपन्स और इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिनके पास वो कूपन होगा वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन्होंने बोला कि एरियल वॉशिंग पाउडर खरीदो, उस कूपन के ज़रिए आप उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और आप विजेता हो सकते हैं किसी एक LG वॉशिंग मशीन के, यानी कि जो विनर होगा उसको LG वॉशिंग मशीन मिलेगी। तो इस तरीके के कंपनी सेल्स कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकती हैं अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हो सकता है गिफ्ट। कंपनीज गिफ्ट ऑफर करती हैं, ठीक है। जितने यहाँ पर एग्जांपल है एक जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसका, कि अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते हो तो उसके साथ आपको एक जग फ्री मिलेगा। बॉर्नविटा वगैरह के साथ भी कई बार आता है कि मग फ्री मिलेगा। कई बार जो टी है यानी कि चाय की पत्ती के साथ बाउल और कप वगैरह फ्री मिलते हैं। इस तरीके के गिफ्ट्स ऑफर करती हैं कंपनीज। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफर, यानी कि कंपनी कहती है कि अगर आपके पास हमारा ही कोई पुराना प्रोडक्ट है तो आप उसे वापस कीजिए, हम आपको उसके बदले में डिस्काउंट देंगे। यहाँ पर टाइटन वॉचेस का एग्जांपल है जिसमें ये मेंशन किया हुआ है, ब्रिंग एनी ओल्ड वॉच एंड गेट 20% ऑफ ऑन अ न्यू टाइटन वॉच। यानी कि आप कोई भी पुरानी घड़ी लाइए और उसके ऊपर 20% का हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो इस तरीके के भी जो है वो टेक्निक्स अडॉप्ट करती है कंपनी। नेक्स्ट है ऑफ सीज़न डिस्काउंट। ऑफ सीज़न का मतलब है कि जो भी सीज़न चल रहा होता है उसको उसके ख़त्म होने पर क्लियरेंस सेल लगा देती है कंपनी। जैसे कि आप लगा विंटर्स में देख लीजिए कि जब विंटर सीज़न ऑफ होने लगता है तो जैकेट्स पे, स्वेटर्स पे, कोट्स पे वो ऑफ सीज़न सेल लगा देते हैं, यानी कि उसके ऊपर कुछ अलग से डिस्काउंट देते हैं वो। नेक्स्ट है फ्री सैम्पल्स, यानी कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसी के साथ कंपनी आपको फ्री सैम्पल देती है कि आप एक के साथ एक फ्री ले जाइए। यहाँ पर एग्जांपल है कि एक पिज़्ज़ा के साथ एक और छोटा पिज़्ज़ा फ्री मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं खाने पीने की चीज़ों में, वो जैसे एक पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक का ग्लास फ्री है। इस तरीके की काफ़ी सारी स्कीम्स हो सकती हैं जो वो ऑप्ट करते हैं अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है कि सेल्स प्रमोशन के क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। जो सेल्स प्रमोशन है वो जल्दी सेल इंक्रीज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप जल्दी से अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो कोई ना कोई प्रमोशनल टेक्निक यूज़ कीजिए और कस्टमर उससे अट्रैक्ट होकर आपके पास आएंगे और आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे। नेक्स्ट है एनकरेज कस्टमर्स टू ट्रायल अ प्रोडक्ट और स्विच ब्रांड। जब हम उनको एक के साथ एक फ्री देते हैं या हम उनको कुछ लेस प्राइस पे देते हैं, डिस्काउंट ऑफर करते हैं, तो कस्टमर एटलीस्ट एक बार आपका प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए तो आता है। और जब वो ट्राई करेगा, अगर उसको वो पसंद आया तो वो डेफिनेटली दूसरे प्रोडक्ट को छोड़कर आपके प्रोडक्ट में स्विच करेगा, यानी कि चांसेस होते हैं कि प्रोडक्ट का कस्टमर जो है वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। डिसएडवांटेज क्या है? ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता, ये शॉर्ट टर्म सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए तो अच्छा है। इसके अलावा जो कस्टमर है ना उसकी इच्छाएं नहीं शांत होती, यानी कि उसकी जो नीड है वो उसको ऐसे लगता है बढ़ती चली जाती है। अगर आप उसको 20% डिस्काउंट देंगे तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि अगली बार उसको और ज़्यादा मिले। अगर हम उसको बाय वन गेट वन देंगे तो वो अगली बार सोचेगा कि हमें बाय वन गेट टू होना चाहिए, यानी कि उसकी जो इच्छाएं हैं, जो एंटिसिपेशन है वो बढ़ती चली जाती हैं, वो और ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। और जो सबसे लास्ट इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ब्रांड इमेज को ख़राब करता है। कस्टमर के माइंड में एक ऐसी परसेप्शन क्रिएट होती है कि कंपनी डिस्काउंट दे रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कंपनी एक के साथ एक फ्री दे रही है यानी कि इसके पास ज़्यादा बना पड़ा है या उसकी क्वालिटी में कुछ कमी है। तो इस तरीके से समटाइम्स वो जो प्रोडक्ट की इमेज है उसको ख़राब करता है। नेक्स्ट आता है पब्लिसिटी।
कई बार जो ये इसका जो एक और डिसएडवांटेज है वो ये है कि कंपनी की ब्रांड इमेज को ख़राब करता है। ब्रांड इमेज को ख़राब करने का मतलब है कि कई बार कस्टमर के माइंड में ऐसी परसेप्शन क्रिएट होती है कि अगर कंपनी डिस्काउंट दे रही है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। जैसे कि कंपनी ने बाय वन गेट वन लगा दिया है कम, तो इस तरीके के माइंड कस्टमर के माइंड में बात आ जाती है, तो उस प्रोडक्ट की जो ब्रांड इमेज है वो ख़राब होती है। नेक्स्ट है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या है? इट इज़ बेसिकली नॉन पर्सनल एंड नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि इसके लिए ना तो कोई कंपनी पे करती है, ना ही किसी व्यक्ति को 1 to 1 वो बात समझाई जाती है कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। ये मीडिया के ज़रिए अपने आप होती है। तो अब हम देखेंगे कि पब्लिसिटी के टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब कंपनी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वहाँ पर वो जो भी मैसेज देती है अपने ग्राहकों के लिए या अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए, तो ऑटोमेटिकली कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो है वो पब्लिसिटी हो जाती है। नेक्स्ट है गेट फिलैंथ्रोपिक, यानी कि आप अच्छे काम कीजिए, वेलफेयर एक्टिविटीज़ कीजिए दूसरों के लिए, यानी कि डोनेशन दीजिए। तो कंपनी कई बार क्या करती है कि सोसाइटी के वेलबींग के लिए डोनेट करती है, चैरिटेबल काम करती है। जैसे कि यहाँ पर एक लाइफ बॉय की तरफ से फ्रेंडशिप हॉस्पिटल का इमेज दिखाया गया है कि वो उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला है जहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो जाकर अपना इलाज फ्री में करवा सकते हैं। तो इससे ऑटोमेटिकली जो लाइफ बॉय है उसकी पब्लिसिटी होती है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आजकल डिजिटलाइज्ड एरा है, ऑनलाइन का टाइम है, तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चाहे आप इंस्टाग्राम कह लीजिए, फेसबुक कह लीजिए, ट्विटर कह लीजिए, इन सब पर भी जो कंपनीज़ है वो अपनी ऐड देती हैं। यूट्यूब है, यूट्यूब की आप कोई वीडियो देखिए उसके बीच में ऐड आ जाती है। तो चाहे आप इनके ज़रिए भी जो कंपनी है वो अपनी पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली कर लेती है। नेक्स्ट है स्पॉन्सरशिप। समटाइम्स कंपनी एज सच जो है वो अपनी ऐड नहीं देती हैं, लेकिन वो किसी ना किसी इवेंट को स्पॉन्सर करती हैं। उसकी वजह से उनकी ऑटोमेटिकली जो पब्लिसिटी है वो लोगों तक हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आईपीएल है और उसके ऊपर पेप्सी दिखाया गया है, यानी कि आईपीएल की उस सीरीज़ को पेप्सी ने स्पॉन्सर किया होगा, तो पेप्सी की पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे वो टूल्स हैं जो ऑटोमेटिकली उस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की पब्लिसिटी कर देते हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस का क्या मतलब है? पब्लिक रिलेशंस का मतलब है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ कंपनी को अपने रिलेशनशिप स्मूथ रखने होते हैं, अच्छे रखने होते हैं। अब वो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं? उन स्टेक होल्डर्स में एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट है एंड सोसाइटी तो है ही। यानी कि कंपनी को सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए इन सभी के साथ स्मूथ रिलेशनशिप बनाकर रखने होते हैं। अब बात आती है कि क्यों बनाकर रखने होते हैं रिलेशनशिप। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी को मार्केट के अंदर अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए इन सब के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने होते हैं। सोसाइटी में, कस्टमर्स में के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, सबके साथ उसको जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट हो सकता है स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी रिलेशंस। अगर कंपनी अच्छे काम करेगी, मींस सोसाइटी के लिए भी काम करेगी और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करेगी, प्राइस मेंटेन करेगी, तो कम्युनिटी में उसके जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। कम्युनिटी का मतलब यहाँ पर सोसाइटी भी है, कस्टमर भी है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब कम्युनिटी में ही आ रहे हैं, तो उन सबके साथ उसके जो है वो अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेंगे। ऐसे ही है प्रमोट ब्रांड वैल्यूज़। इन जब वो अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो उनकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज़ होती है, मीन्स लोगों के माइंड में उस ब्रांड को लेकर, उस प्रोडक्ट को लेकर एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन इज़ अपॉर्चुनिस्टिक, यानी कि जब आप पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हो तो आपको और अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को इम्प्रूव करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि एक डील के दौरान जब कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, उस वक्त बात करते करते जो सेलर है वो अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के साथ अपने प्रोडक्ट की तुलना करके अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बता सकता है। यानी कि एक तो उसने अपना प्रोडक्ट सेल किया, साथ ही साथ उसने जो है वो अपने कॉम्पिटिटर को भी बीट किया। यानी कि वो इस तरीके से इसको जो है वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकता है।
तो ये थे 5 कंपोनेंट्स प्रमोशनल मिक्स के, जिनको हमने 1 बाय 1 पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रमोशन मिक्स को इफ़ेक्ट करते हैं। यानी कि प्रमोशन मिक्स का डिसीज़न लेते वक्त, यानी कि प्रमोशन टेक्निक या टूल का डिसीज़न लेते वक्त एक कंपनी या मार्केटर को क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए, अब हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी किस तरीके का प्रोडक्ट में डील कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिसीज़न लेना पड़ेगा कि वो कौन सा प्रमोशनल टूल अडॉप्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में डील करती है तो उसके लिए अच्छा ये होगा कि वो पर्सनल सेलिंग यूज़ करे। पर्सनल सेलिंग में वो अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को अपने जो बायर हैं उनको अच्छे से समझा सकती है, क्योंकि बायर की संख्या काफ़ी कम है, तो वहाँ पर पर्सनल सेलिंग ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर वो कंज्यूमर गुड्स हैं, यानी कि ग्राहकों को बहुत बड़ी संख्या में जो ग्राहक हैं उन्होंने उसको यूज़ करना है, तो वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट या सेल्स प्रमोशन काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर पर्सनल सेलिंग के ज़रिए हर ग्राहक तक पहुँचना आसान नहीं है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मार्केट, कि मार्केट किस तरह की है, मीन्स मार्केट में जो कस्टमर हैं वो किस तरीके के हैं। अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं और कुछ हैं और एक ही जगह पर हैं तो पर्सनल सेलिंग इफेक्टिव रहेगी। लेकिन अगर वो डिस्पर्स है, यानी कि बायर्स फैले हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं, तो ऐसे केस में एडवर्टाइजिंग ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ टेक्निक, जैसे कि अभी हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़े और हमने लगभग सभी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखे कि एडवर्टाइजिंग यूज़ करने के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, पर्सनल सेलिंग के क्या प्लस माइनस हैं, सेल्स प्रमोशन के क्या प्लस माइनस है। तो ऐसे ही हर टेक्निक के अपने प्लस माइनस हैं। सेलर को ये देखना पड़ेगा कि उसको कौन सी टेक्निक कौन से टाइम पर सुटेबल है। जैसे कि पर्सनल सेलिंग फेस टू फेस में ज़्यादा काम करती है, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है वहाँ पर सेल्स प्रमोशन काम करेगी। जहाँ पर पर्सनल लेवल की ज़रूरत नहीं है, मास मीडिया से काम चल सकता है, वहाँ एडवर्टाइजिंग ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इन सब इन बातों को ध्यान में रखते हुए वो जो भी टेक्निक सुटेबल है उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का स्तर कितना है, ये बात इस बात से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। मान लीजिए कि एक जिस प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं वहाँ वो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो उसका एक टेक्निक से काम नहीं चलेगा, उसको मिक्सचर ऑफ टेक्निक्स, ब्लेंड ऑफ टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एडवर्टाइजिंग भी यूज़ करनी पड़ेगी, सेल्स प्रमोशन भी यूज़ करना पड़ेगा, पर्सनल सेलिंग भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि कंपटीशन का लेवल कितना है। नेक्स्ट है प्रमोशनल स्ट्रेटजी। प्रमोशनल स्ट्रेटजीज 2 तरह की हैं, पुश स्ट्रेटजी एंड पुल स्ट्रेटजी। पुश स्ट्रेटजी बेसिकली होती है जिसमें मैन्युफैक्चरर अपने डीलर्स और अपने एजेंट के ज़रिए ग्राहकों को फोर्स करता है कि वो उसका प्रोडक्ट खरीदें। और पुल स्ट्रेटजी होती है जहाँ पर इस तरीके की टेक्निक्स होती हैं कि कस्टमर खुद आकर उसके प्रोडक्ट के बारे में पूछे। अगर वो पुश स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है तब उसको पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन जैसी टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसको ग्राहकों को फोर्स करना है कि वो उसका प्रोडक्ट खरीदें। लेकिन अगर वो पुल स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है, यानी कि ग्राहक खुद आके उसके प्रोडक्ट के बारे में पूछे, तो एडवर्टाइजिंग ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि उसने मैसेज दे दिया, अब ग्राहक उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो चुके हैं तो वो खुद आकर उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। बिना फंड्स के कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जितने फंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मैनेज करना होता है कि वो कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज पर हमारा प्रोडक्ट है, इस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करेंगे। यानी कि अगर वो इंट्रोडक्टरी स्टेज पर है सपोज करो, तो वहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करनी होती है ज़्यादा, तो इसलिए एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन काम करता है। लेकिन अगर वो मेच्योरिटी स्टेज पर पहुंचा हुआ है तो वहाँ पर प्रोडक्ट की जितनी एक बार सेल्स बढ़नी थी वो बढ़ चुकी हैं, अब और बढ़ाने के लिए कस्टमर को स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, तो पर्सनल सेलिंग ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। और अगर प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पर है तो वहाँ पर प्रमोशन के ऊपर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, उस एक्सपेंडिचर को कम कर दीजिए, क्योंकि अब प्रोडक्ट मार्केट से बाहर होने वाला है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो एक मार्केटर को ध्यान में रखने चाहिए ये डिसीजन लेते वक्त कि वो कौन सी प्रमोशन की टेक्निक यूज़ करे। तो अब हम
कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं और हम इसको इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रमोशन वो मेन एलिमेंट है जिसके ज़रिए मार्केटर अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के फ़ायदे ग्राहकों तक पहुंचा सकता है। और अगर वो एक अच्छी मार्केटिंग एंड प्रमोशनल रणनीति बना पाए तो वो उसके ज़रिए लंबे समय तक सक्सेस भी पा सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने में हेल्पफुल होगा। यानी कि जो भी मार्केटर एक अच्छा प्रमोशन मिक्स डिज़ाइन कर पाएगा वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। ये कुछ बुक्स हैं जो इस वीडियो लेक्चर के लिए मैंने यूज़ की हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू।